शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। विजय कुमार नामी बैंक मैनेजर को गोली मारी गई है। जख्मी बैंक मैनेजर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। विजय कुमार इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर थे। इनका ताल्लुक राजस्थान से था। कुलगाम में 3 दिन में ये अपनी नौयत की दूसरी टारगेट किलिंग है। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में तैनात अक़लियती तबके के मुलाजमीन वादी से बाहर मुंतकली की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में बैंक मैनेजर के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि विजय कुमार की टारगेट किलिंग की खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खानदानों को इस तरह तबाह होते देखकर दिल दहल जाता है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी और जिला कुलगाम में 3 दिन के अंदर ही अक़लियती तबके के 2 मुलाजमीन को हलाक किया गया है। इलाकाती देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की हलाकत से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आया। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पिस्तौल लिए एक मिलिटेंट विजय कुमार के केबिन के बाहर नमूदार हुआ। इस मिलिटेंट ने पहले आसपास नजर दौड़ाई, वो बाद में अंदर दाखिल हुआ और विजय कुमार पर गोलियां चला दी। हमलावर मिलिटेंट ने मास्क पहना हुआ था। विजय कुमार पर गोलियां मारकर वो तेजी से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर मिलिटेंट के हाथ में एक बैग भी था और इस पर लगातार हर तरफ से मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। आइए आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस भी दिखाते हैं। 25 दिनों से मैं भी कश्मीर में था। पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहां कश्मीर में उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम जाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज वो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है और हमारी सरकार ये जताने पे तुली हुई है कि जितने भी कश्मीर के हालात ठीक है और बली जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहां पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं और हर तीसरे चौथे दिन जो एक मौत हो रही है। तो मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि प्लीज जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सारे कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, देश के बाहर के जो लोग काम करते, राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियां की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी, राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वादी कश्मीर में जो टारगेट किलिंग है उसका सिलसिला जारी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में आज सुबह ये वाक़या पेश आया है और इस पर लगातार मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने इस पर सख्त अफसोस का इजहार किया। अशोक पंडित को हमने सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर इसकी मजम्मत की। बीजेपी की तरफ से भी वहाँ के रियासती सदर रविंद्र रैना ने इसकी सख्त मजम्मत की है। चार जानिब से इस तरह की जो टारगेट किलिंग लगातार हो रही है, ख़ास तौर पर मई के महीने में ही हमने लगातार देखा कि किस तरह से वहाँ पर यके बाद दीगरे इस तरह की टारगेट किलिंग्स की गई हैं। उनको लेकर अब जो अक़लियती फ़िरका वहाँ पर है उसमें ख़ास तौर पर चाहे वो PM पैकेज के मुलाजमीन हों या फिर गैर मकामी लोग, उनमें एक ख़ास बेचैनी देखी जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, अभी आपसे वहाँ की ताज़ा सूरत हाल जानना चाहेंगे। ये ना थमने वाला सिलसिला है और हम आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही वो रजनीवाला का जो है वो कत्ल किया गया स्कूल में। अब दोबारा जो है एक और बैंक मैनेजर का यहाँ पे कत्ल हुआ और ये ना थमने वाला टारगेट किलिंग का ये तो आप सुनिए कि हालात कैसे बने हुए, काफी टेंस है।
और हम इस वक्त कुलगाम में ही मौजूद हैं और यहाँ से अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को पल पल की खबर में। और आप ये देख सकते हैं कि जो कुलगाम में अभी सेब के बागात की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घने बागात हैं, एक एडवांटेज है उसका भी। और परसों जो एक स्कूल में जो हमला हुआ जिसमें वो रजनी बाला मारी गई, दोनों अतराफ में घने बागात थे, एडवांटेज ड्यू है। और आज एक बार फिर यहाँ अरह के मुकाम पे एक और जो है हत्या हुई। जी ज़हूर, अभी तक क्या कुछ तफसीलात सामने आई हैं, उससे भी हमारे नाज़रीन को बाखबर करिए। देखिए, ओवरऑल सिचुएशन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी टेंस है। ये सिचुएशन जो है काफ़ी लगातार बनी हुई है और इससे ये है कि काफ़ी खौफ हिरास का माहौल जो है वो बना हुआ है। अभी कुलगाम की अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी बॉडी डिस्पैच होने वाली है ज़िला अस्पताल से और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लोग जो हैं काफ़ी खौफ व दहशत में हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन्हें जो है काफ़ी खौफ महसूस हो रहा है। जी हिना। जी ज़हूर, वहाँ का मौसम जो है वो भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, उसके ताल्लुक से ज़रा बताएंगे। जी तो नाजरीन, ज़हूर रिजवी से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़हूर, इस वक्त वहाँ मौसम भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मौसम बहुत ख़राब है। आप ये देख सकती हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिशों का सिलसिला जारी है। और चूंकि हम ऐसे मौसलाधार बारिश में भी रिपोर्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर जो है छाता है और बारिशें और तेज़ हवाएं काफ़ी, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा तो वो थोड़ा हमें दिखा सकती हैं कि किस तरह से हवाएं तेज़ चल रही हैं। ये देखिए, आगे दाएं बाएं जितने भी बागात हैं काफ़ी इनमें अभी हवाएं तेज़ चल रही हैं और बारिशें जो हैं, बारिशों का सिलसिला अभी जारी है। और ऐसे में ये कत्लो गारतगरी का मौसम भी जो है वो अरूज पे है। जी हिना। जी ज़हूर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और अहम खबर एक और आपको मुंबई से दे दें। मुंबई में केके की आखिरी रस्मात वर्सोवा की शमशान घाट में अदा की जाएंगी। मशहूर गुलकार केके की जिस्द खाकी के आखिरी दर्शन के बाद उनके जिस्द खाकी को वर्सोवा के शमशान घाट ले जाया जा रहा है। बुध के रोज़ कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के बाद केके की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और अचानक ये खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया है और उनके जिस्द खाकी को रखा गया था उनके फैंस के लिए और अब आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही वहाँ पर नम आंखों से लोग अपने इस हर दिल अजीज सिंगर को विदा कर रहे हैं और वाकई में अब ये पल अमर हो जाएंगे। देखिए, मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो वर्सोवा शमशान घाट है, उसके बाहर की तस्वीर आप देखें तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं उनकी यहाँ पर लग चुकी है और गेट पर आप देखें तो बाउंसर्स खड़ा कराने की आलम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है। ट्रैफिक की भी समस्या निर्माण हो, इसलिए मौके पर मुंबई पुलिस के जवान भी तैनात है और जो यहाँ पर उनके चाहने वाले और साथ ही साथ इनके जो मित्र हैं या उनके रिश्तेदार या करीबी हैं उनको यहाँ आने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर ये सारे बंदोबस्त किए गए हैं। पार्थिव शरीर को शमशान भूमि के अंदर लेकर जाया गया है और अंतिम विधि जो होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंदर की जा रही है। जिस तरह से शेड्यूल पूरा तय था कि 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था उनके घर पर वर्सोवा में। कई लोग वहां पर पहुंचे, मैं आपको बता दूं अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर है वो वहां पर पहुंचे, अलका याग्निक पहुंची थी, हरिहरन वहां पर पहुंचे, उन्होंने अंतिम दर्शन लिया। लेकिन अब शमशान भूमि में जो है 1 बजे का जो समय तय किया गया था उसी समय पर पार्थिव शरीर को यहाँ पहुँचाया गया है और अंतिम संस्कार की जो है विदाई की जो विधि होती है उसे यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। जी प्रशांत, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इस तरह से आज के हम सबको अलविदा
कह गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब खबर पाकिस्तान से है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के सदर इमरान खान ने एक सनसनीखेज बयान दे डाला। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि ये असल में पाकिस्तान का मसला है, इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये भी तबाह होंगे और फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क दिवालिया होगा। इमरान खान ने मजीद पेशगोई की कि अगर अवाम ने मौजूदा हुकूमत में शामिल लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे और दुरुस्त फैसले ना लिए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। तो इमरान खान के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ की सियासत में हलचल मच गई है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब। कामरान साकी साहब, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इमरान खान इस तरह के बयानात दे रहे हैं और अब उन्होंने सीधे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और फौज पर भी तनकीद कर डाली है। यकीनन तारीख लिखेगी कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा अरसा बरसर इक़्तिदार रहा, फिर अपने गलत फैसलों की वजह से वो मकबूलियत खो बैठा और उसे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के तहत पाकिस्तान में पहली दफा किसी वज़ीर आज़म को जो है वो उतारा गया और वो इक़्तिदार के नशे के अंदर या उसकी भूख के अंदर इतना पागल हो गया कि वो उसी मुल्क जिसमें वो एक हफ्ते से उसने वर्ल्ड कप भी जीता, वहाँ पे इक़्तिदार के 3.5 साल मजे भी लिए, तो वो उसके 3 टुकड़े देखने का ख्वाहिशमंद नजर आता है। तो यकीनन ये एक बड़ा गलत बयान है और ये उनसे तवक्को की भी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो अपने लोगों को मुश्तिल कर रहे थे, अपने यूथ को जो उनके सपोर्टर्स हैं, और माजी के अंदर भी आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रहने के लिए वो ऐसे बयान जो है वो पहले भी देते रहे हैं। जैसे रेप के वाक़यात के हवाले से उनका कहना है कि ख़वातीन यहाँ पे पूरे कपड़े नहीं पहनती, तो ऐसे वाक़यात जो है वो जन्म लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो उनकी यकीनन सिर्फ पॉलिटिकल अगर हम समझें तो वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और बैनुल कौमी मीडिया के अंदर इन रहें। बाकी हकायक से तो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन अगर हम कहें तो वो मोदी सरकार में बीजेपी है, वो भी पाकिस्तान के टुकड़े नहीं चाहती बल्कि उसे अपने साथ मिलाना चाहती है। तो ये शायद उसकी मेरे ख्याल है 15 कदम आगे जो है वो हमें निकल जाए। जी कामरान साकी साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तज्जिए के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इमरान खान इस तरह के बयानात देकर सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर पीएम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ईडी की मदद से सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया, अब वो दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम मोदी से ये अपील करता हूं कि वो हमारे वज़रा को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ गिरफ्तार कर लें। केजरीवाल ने अपने अंदाज में कहा कि मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी केसेस में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में तालीम और सेहत के मैदान में हो रहे अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आज़ाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी,
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खबर गुजरात की सियासत से, जहां गुजरात में पाटीदार तहरीक को लीड करने वाले और बीजेपी के कट्टर मुखालिफ रहे हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गांधीनगर में एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बाकायदा तौर पर हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल किया गया। हालांकि काबिल जिक्र है कि इस मौके पर बीजेपी का कोई कदावर लीडर मौजूद नहीं था। हुकूमत के तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद यमुना नदी में आलूदगी कम नहीं हो रही है। आज सुबह ही यमुना नदी में जहरीला झाग बहता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के वज़ीर आला ने एक बार फिर यमुना नदी को साफ करने के अपने अज़्म का इयादा किया था, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से यमुना नदी की हालत जो की तो है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दारुल हुकूमत यमुना में मुल्क का सबसे बड़ा क्लोरीनेशन प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ का जायजा लिया हमारी साथी रचना ने। के तमाम दावों के बावजूद भी दिल्ली की यमुना नदी का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में लगातार जहरीला झाग देखने के लिए मिल रहा है। पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि इस वक्त हम ITO यमुना घाट पर खड़े हुए हैं और किस तरीके से यमुना नदी में जहरीला झाग देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार यमुना को साफ करने की बात करते रहे हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने यमुना नदी को साफ करने की बात कही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सबसे बड़े क्लोरीनेशन प्लांट के जरिए यमुना के प्रदूषण को कम किया जाएगा, जिससे यमुना तो साफ होगी ही, पानी की कमी भी दिल्ली में पूरी होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जहरीला झाग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहरीला पानी जो है वो कई लोग पीने के लिए मजबूर है, जिसके चलते कई तरीके की बीमारियां बच्चों और बुजुर्गों में भी देखने के लिए मिल रही है। सरकार दावे तो करती है कि यमुना नदी को साफ कर दिया जाएगा। दिवाली का जब त्योहार आता है या छठ का त्योहार आता है तो ऐसे मौके पर यमुना को साफ करने की बात जरूर देखने के लिए मिलती है। और पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा कि छठ घाटों पर पूजा के लिए मनाही की गई थी, इस तरीके की कई तरीके की राजनीति देखने के लिए मिलती है। लेकिन यमुना का हाल जस का तस है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर यमुना गंदी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावे तो करते हैं क्लोरीनेशन प्लांट के जरिए यमुना को साफ करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये जमीनी तौर पर कब तक पूरा हो पाएगा? कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाबात की तारीख करीब आते ही सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर है। रियासत में हुक्मरान कांग्रेस ने पार्टी के और अपने हिमायती अरकान असेंबली को उदयपुर भेजने का फैसला किया है। साथ ही बीएसपी की राजस्थान यूनिट ने मुतालबा किया कि उसके टिकट पर इलेक्शन जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 अरकान असेंबली को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। रियासत से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अब कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 आजाद उम्मीदवार है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए वोटिंग 10 जून को होना है। जैसे मैंने कहा ना आपको, लोग अटकलें लगाएं, ख्याली पुलाव बनाएं, आरोप लगाएं, उंगलियां उठाएं, लेकिन हकीकत ये है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिए हैं
उस पर हमें खरा उतरना है और कांग्रेस के तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताकर भेजना है। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ कहीं कोई गुंजाइश है, उनको समझना चाहिए कि तीनों हमारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे और जितना बहुमत है उससे ज़्यादा वोट लेकर जीत कर जाएंगे। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। जैसा मैंने कल भी कहा, 125 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं और हम सब जानते हैं कि राज्यसभा के कानून क्या हैं चुनाव के संदर्भ में। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सिंबल के हैं, वो सभी लोग अपना वोट दिखा के डालेंगे। तो मैं समझता हूँ किसी को बेवजह ये गणित नहीं बैठाना चाहिए। तो कांग्रेस के विधायक हैं, वो सब वोट दिखा के डालेंगे और 3.5 साल से जो विधायक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हर समय हमारे साथ रहे, मैं समझता हूँ वो सभी हमारे साथ रहेंगे और हमारी पार्टी के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतकर जाएंगे। कथित तौर पर जो 5वें कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाजपा के ही विधायकों ने उनका नामांकन भरवाया है। तो ये भाजपा के, लेकिन भाजपा का संख्या बल 70-71 का है, जीतने के लिए 82 चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कितनी कोशिश कर लें, लेकिन तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएंगे। आज 2 जून है और रियासत तेलंगाना का यौम तासीस भी, यानी फॉर्मेशन डे। इस मौके पर हैदराबाद में असेंबली से मुत्तसिल बाग़ आमा यानी पब्लिक गार्डन में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का खास एहतमाम किया गया। सीएम केसीआर ने परचम कुशाई की और वो तेलंगाना की आवाम को अपनी मुबारकबाद पेश करते नजर आए। रियासती वज़ीर समेत कई आला उहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। राजभवन में भी यौम तासीस जश्न का खास एहतमाम किया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना की आवाम को अपनी मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तहरीक तेलंगाना की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात को तहनीयत भी पेश की गई। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की आवाम को अपनी मुबारकबाद पेश की। सबसे अहम कि दिल्ली में भी बीजेपी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का खास एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी वजारत सकाफत की जानिब से दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी और मीनाक्षी लेखी और दीगर भी प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। काबिल जिक्र है कि मरकज में किसी रियासत की यौम तासीस तकरीब का पहली मरतबा खास एहतमाम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का क़याम अमल में आया था। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस को लगातार दूसरी बार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। तिलसा में सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल कैंपस के करीब फायरिंग में 5 लोग हलाक हो गए, कई अफराद जख्मी हुए। बास की हालत नाजुक बताई गई। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि हमलावर अपनी बंदूक लेकर अचानक मौके पर पहुंचा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिकी रियासत टेक्सास और ओक्लाहोमा में भी गोलियां चली थी। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।